हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं जीएसटी का एक नया टॉपिक, क्योंकि हम लोग के टॉपिक सब बहुत तेज़ी से कवर हो रहे हैं और अब हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत जल्द ही आपका जीएसटी मॉडल लॉ जो है दैट विल बी कंप्लीटेड। अब जल्द ही ख़त्म होगा, लेकिन हाँ, अब चूंकि आपके बेसिक्स ख़त्म हो चुके हैं, हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हम लोग को बेसिकली असेसमेंट, डिमांड एंड रिकवरीज, पेनाल्टीज, प्रोसिक्यूशंस, ऑफेंसेस, अब हम इनकी बातों पर आ गए। यानी अब एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों पर आना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे हम लोगों ने पुरानी चीज़ें ख़त्म की, नाउ वी हैव स्टार्ट अ न्यू एस्पेक्ट ऑफ आवर जीएसटी। क्लियर? अभी तक आपके साथ ये टेंशन रहती थी, सर जी हमें ये बताइए ना जीएसटी क्या है। अब तो टेंशन नहीं है। सर जी आप हमें ये बता दीजिए कि जीएसटी में कौन कौन एसएससीज कवर्ड होंगे, क्या एग्जेम्पशंस लिमिट होंगी, किस तरह से रिटर्न्स तैयार करनी है, किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है, किस तरह से ऑडिटिंग होंगी और किस तरह से हम लोग पेमेंट और रिफंड की बात करेंगे। ऑल दोज थिंग्स आर नाउ क्लियर। ओके, टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज योर ऑडिटिंग। ऑडिट यानी अब हम ऑडिट की बात करने जा रहे हैं। किस चीज़ की बात करने जा रहे हैं? ऑडिट। ऑडिट के बारे में हम लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि जब भी ऑडिट की बात आती है, तुरंत दिल और दिमाग में एक नाम आता है और वो है आपका सीए साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन दिमाग में से अब ये बात निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑडिटर हम लोग तीन तरह से बात करेंगे। एक जो आप जानते हैं यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक जो आप देखेंगे कॉस्ट अकाउंटेंट जो पहले भी थे, और अब आप लोग एक और देखेंगे इंस्टीट्यूट मींस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंटल ऑडिट, यानी डिपार्टमेंट ऑडिट करवाएगा। यानी अब सीए या सीए और सीएमए के अलावा डिपार्टमेंट ऑडिट भी है। पहले भी थी डिपार्टमेंट की ऑडिट, एक्साइज ऑडिट जिसको कहते हैं, लेकिन ना, अब हम थोड़ा उसको हटाते हैं। अब हम केवल ऑडिट की बात करते हैं और वर्ड साफ साफ लिखा है। अच्छा, इस पे दो सेक्शंस हम लोग को डिस्कस करने हैं। जब भी ऑडिट की बात आएगी, ऑडिट की बात सेक्शन 49 एंड सेक्शन 50, जाहिर सी बात है सेक्शन 51 से लेकर आपका डिमांड एंड रिकवरीज स्टार्ट होने जा रहा है। क्या स्टार्ट होने जा रहा है? डिमांड एंड रिकवरीज। यानी एसएससी से हम कैसे डिमांड करेंगे, कैसे रिकवरी होगी, डिमांड और रिकवरीज की क्या कंडीशंस हैं, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन अभी जो हम करने जा रहे हैं दैट इज सेक्शन 49 एंड सेक्शन 50। सेक्शन 49 बोलता है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज। नाम से ही पता चल रहा होगा कि डिपार्टमेंट ऑडिट करेगा, मीन्स करवाएगा। अच्छा, सेक्शन 50 कहता है स्पेशल ऑडिट। यानी हमको आज दो तरह के ऑडिट्स की बात करनी है। द फर्स्ट वन इज योर ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज एंड द ऑडिट विच इज नोन एज स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 50। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 49, जिसको हम कहेंगे ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज। अगर कमिश्नर सीजीएसटी या एसजीएसटी का कमिश्नर, अगर सीजीएसटी या एसजीएसटी कमिश्नर जिस ऑफिसर को चाहे वो अपॉइंट कर सकता है किसी ऑडिट के लिए। अच्छा, यानी ये पावर सीजीएसटी और एसजीएसटी कमिश्नर को दी गई है। द कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी, पहली लाइन ही यहाँ से स्टार्ट है। The CGST or SGST commissioner or any officer authorized by him by way of a general or special order। अच्छा, जाहिर सी बात है नॉर्मल केस में CGST कमिश्नर और SGST कमिश्नर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते ऑडिटिंग में। CGST और SGST कमिश्नर या उनके द्वारा कोई ऑथोराइज्ड ऑफिसर जिसको इन लोगों ने अप्रूवल दी है, अथराइजेशन दिया है बाय वे ऑफ अ जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर, में अंडरटेक ऑडिट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक वर्ड है बिजनेस ट्रांजैक्शन, जरा उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को अंडरलाइन कर लें।
यानी वो एक कंप्लीट बिजनेस को या बिजनेस ट्रांजैक्शंस, पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शंस की ऑडिट के लिए बोल सकते हैं। अच्छा जी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ एनी टैक्सेबल पर्सन, इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई बंदा नॉन टैक्सेबल पर्सन है तो he'll not fall, yes, he'll not fall under this category, okay, of any taxable person for such period at such frequency, for such period, इसका मतलब 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर, of such period at such frequency, 6 महीने पर एक बार ऑडिट होगी, साल भर बाद होगी, 3 साल पर ऑडिट होगी, as may be prescribed, रूल्स अभी आना बाकी है, एज में भी प्रेस्क्राइब्ड रूल्स अभी लाना बाकी है। अब तक ये समझ में आया कि CGST SGST कमिश्नर और या तो उसके द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर किसी भी टैक्सेबल पर्सन के बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो पर्टिकुलर पीरियड से बिलोंग करते हैं, जिनको वो उचित समझें, या और फ्रीक्वेंसी तय कर ले 1 साल पर, 6 महीने पर, 2 साल के ऑडिटिंग करने का। एज मे बी प्रेस्क्राइब, द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब, वो तरीका जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है। प्रेस्क्राइब कहाँ किया गया है? रूल्स, रेगुलेशंस और नोटिफिकेशंस के थ्रू। दैट्स इट। यानी अब हमको इनके लिए पढ़ना पड़ेगा रूल्स, रेगुलेशन एंड नोटिफिकेशंस। द टैक्स अथॉरिटी रेफर्ड अबव मे कंडक्ट the audit of business transactions of such taxable person at or in their office। अब ऑडिट हो रही है, कहाँ होगी सर? ऑडिट तो ना बिजनेस प्लेस, टैक्स अथॉरिटीज अगर ऑडिट करेंगी तो कहाँ करेंगी? डिपार्टमेंट में, इन देयर ओन ऑफिस, इन देयर ऑफिस। और दूसरी जगह बिजनेस प्लेस पर भी वो चाहे तो ऑडिट कर सकते हैं, जहां उनको कन्वीनियंट लगेगा। वो आपके बिजनेस में आकर के आपके यहाँ ऑडिट करेंगे, या आपसे कॉल किया जाएगा सारे डॉक्यूमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट और डिटेल्स, ताकि वो ऑडिट अपने यहाँ कर सके, अपनी ऑफिस में कर सके। यानी टैक्स अथॉरिटी अपने डिपार्टमेंट में ऑडिट कर सकती है, या आपके बिजनेस में आकर ऑडिट कंडक्ट किया जा सकता है, जहां पर उसको सुविधा महसूस हो, जहां पर उनको कन्वीनियंस होगा, दे विल कंडक्ट देयर ऑडिट एट दैट प्लेस। ओके, द टैक्सेबल पर्सन शैल बी इन्फॉर्म एट लीस्ट 15 days बिफोर। जिस दिन से ऑडिट का काम होना है, उस ऑडिट के शुरुआत से 15 दिन कम से कम पहले आपको इस चीज़ की सूचना भेज दी जाएगी कि आपके यहाँ हम ऑडिट करने आ रहे हैं, हम आपके यहाँ ऑडिट करने आ रहे हैं। बीच में कम से कम 15 दिन पहले का गैप देना पड़ेगा आपको। डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। द ऑडिट शैल बी कैरिड आउट इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर। अंडरलाइन कर लें, ट्रांसपेरेंट मैनर मतलब कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है, सीधी और खरी खरी बात होगी। एंड कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। अच्छी बात यह है यहाँ पर कि अब टाइम लिमिट बनाई जा रही है। अब आप किसी एसएससी को तंग नहीं कर सकते। अगर मैं डिपार्टमेंट का बंदा हूँ, आपके यहाँ ऑडिट पे ऑडिट किया चला जा रहा हूँ, नहीं कर सकते। अगर शुरुआत की है तो 3 महीने के अंदर ख़त्म करनी पड़ेगी। लेकिन अगर किन्हीं रीजंस की वजह से ऑडिट 3 महीनों के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो कमिश्नर राइटिंग में ये कारण भी लिखेगा अपनी फाइंडिंग्स को कि भाई व्हाट आर द रीजंस टू नॉट टू गेट कंप्लीटेड द ऑडिट विद इन द टाइम लिमिट ऑफ द सेड 3 months। He can extend, means the commissioner have power to extend that 3 months again for next 6 months. Yes, in totality 6 महीना, in totality नहीं, 3 महीने के अलावा कमिश्नर के पास पावर है कि वो इसको 6 महीने के लिए बढ़ा सकता है। लेकिन खास बात यहाँ पर है, अकाउंटेबिलिटी तय की गई है कि जब भी आप ये 6 महीना बढ़ाएंगे, रिटन में आपको बताना पड़ेगा क्यों भाई, क्यों आप ये 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं। मीन्स अकाउंटेबिलिटी तय की गई है ना। अच्छी बात? जी सर, अच्छी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन 3 महीने के अंदर ऑडिट नॉर्मली खत्म हो जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट।
तो सर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट क्या माना जाएगा? इसके लिए आपको कोई मींस डिस्प्यूट अराइज ना हो, डिस्प्यूट को अराइज होने के पहले ही खत्म कर दिया गया कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट क्या होगी। तो कहा गया जिस दिन आपने उनको उनके मांगे गए डॉक्यूमेंट दे दिए, यानी मेड अवेलेबल करवा दिए, यानी जिस दिन आपने टैक्स अथॉरिटीज के उस पर्सन को आपने क्या दे दिए, जो उसने डॉक्यूमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट मांगे थे, या इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट, द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द ऑडिट विच एवर इज लेटर, उसको हम मानेंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। ऑडिट स्टार्ट हो गई, आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट मांगी जा रही है, आप नहीं दे रहे, तो जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट अवेलेबल करवाएंगे टैक्स अथॉरिटीज को, वहां से 3 महीना काउंट किया जाएगा, वो डेट मानी जाएगी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट दे दिए हैं, लेकिन अभी उन लोगों ने स्टेप नहीं लिए, ऑडिटिंग स्टार्टिंग नहीं की आपके यहाँ, तो जिस दिन वो ऑडिटिंग का काम आपके यहाँ स्टार्ट करेंगे, भले ही आपने बुक्स ऑफ अकाउंट पहले दे दिया हो, बट द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द ऑडिट विल बी ट्रीटेड एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वर्ड साफ साफ लिखा है, द एक्चुअल डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट एट द प्लेस ऑफ द बिजनेस विच एवर इज लेटर, जो दोनों में से बाद में हो। डॉक्यूमेंट आपने बाद में दिए तो उस बाद वाली डेट से, डॉक्यूमेंट आपने दे दिए लेकिन ऑडिट बाद से स्टार्ट हुई तो बाद वाली डेट। क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब ऑडिट करते समय बट सीधी सी बात है, कहानी है, सबसे पहले तो एक बंदे को अपॉइंट किया गया, या तो सीजीएसटी कमिश्नर या तो एसजीएसटी कमिश्नर या कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर जिसको ऑथराइज किया गया है कि भाई आप जाए और ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ऑडिट में कंसीडर करें पर्टिकुलर बिजनेस के जी, और उसके बाद कहा जाएगा इस समय के इस पीरियड का और इतने इतने फ्रेक्वेंसी में आपको ऑडिट करना है, जैसा कि प्रेस्क्राइब किया गया है, तो उसके लिए हमको रूल देखना पड़ेगा। पहली चीज़ हो गई। दूसरा, ऑडिट आपके यहाँ शुरू की जाएगी, आपके यहाँ या तो आपके यहाँ या तो टैक्स अथॉरिटी के यहाँ खुद यानी डिपार्टमेंट में ऑडिट कराई जाएगी। अच्छा सर, ऑडिट कराई जाएगी, 3 महीने की एक लिमिट दी गई है। क्या दी गई है? सबसे पहले तो 15 दिन की लिमिट दी गई है कि जिस दिन से ऑडिट स्टार्ट करनी होगी डिपार्टमेंट को, उसके 15 दिन पहले एटलीस्ट आपको नोटिस दिया जाएगा, और जिस दिन से ऑडिट आपके यहाँ स्टार्ट हो जाएगी वहाँ से 3 महीने के अंदर ऑडिट कंप्लीट भी हो जानी हो, तो ऑडिट स्टार्ट करने की डेट क्या मानी जाएगी? जिस दिन से आपको डिमांड की गई हो बुक्स ऑफ अकाउंट, और जिस दिन उन्होंने स्टार्ट की ऑडिट, जो दोनों में से बाद में हो, दैट विल बी ट्रीटेड एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। अच्छा सर, अगर 3 महीने के अंदर ये ऑडिट का काम पूरा ना हो पाए तो इसको कमिश्नर चाहे तो 6 महीने के लिए और बढ़ा सकता है, बट अकाउंटेबिलिटी इज देयर, ही हैज टू एक्सटेंड दैट पीरियड बट आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस। इज इट क्लियर? जी सर। इसके बाद कहा गया कि आपसे डिटेल मांगी जाएगी, अगर ज़रूरत पड़े तो आपको वो सारी फैसिलिटीज़ दी जानी पड़ेंगी टैक्स अथॉरिटीज़ को जो ऑडिट करने आया है, उनको उनके मांगे गए बुक्स ऑफ अकाउंट, उनको उनके मांगे गए डॉक्यूमेंट्स और डिटेल देने पड़ेंगे, और वो भी वेरीफाई करके। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट द ऑथराइज्ड ऑफिसर में रिक्वायर द टैक्सेबल पर्सन टू अफोर्ड हिम द नेसेसरी फैसिलिटी टू वेरीफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट और डिटेल एज ही may require and which may be available at such place. Okay, to furnish such as information as he may require and render assistance for the timely completion of the audit. On conclusion of audit, ऑडिट जब कंक्लूड होगी, कंप्लीट होगी, तो इसकी इंफॉर्मेशन हम एसएससी को भी देंगे और जिसने हमें अपॉइंट किया है उस ऑथोराइज्ड पर्सन को भी देंगे। मीन्स अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी ने ऑथराइज किया तो रिपोर्ट हमें एक वहाँ देनी है और एक रिपोर्ट हमें एसएससी को देनी है। ऑन कंक्लूजन ऑफ ऑडिट द प्रॉपर ऑफिसर शैल विदाउट डिले फ्रॉम इन्फॉर्म द टैक्सेबल पर्सन whose records are audited of the finding the taxable person's rights and obligations and the reasons for the finding। यानी उसको बताया जाएगा कि आपके हम लोगों ने ऑडिट कंप्लीट कर ली है और हमने ये फाइंड आउट किए हैं, और इन फाइंड आउट करने पर हमें पता चला कि आपसे हमें इतना टैक्स लेना है, कम दिया आपने, ज़्यादा दिया, जो भी है वो सारी डिटेल्स नोट होंगी। अब आते हैं वेयर द ऑडिट कंडक्टेड under this section is detection of tax not paid, short paid, erroneously refunded or input tax credit erroneously availed, the proper officer may initiate action under section 51। ये जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी और मैंने उस समय ही बता दिया था, दिस इज द सेक्शन ऑल अबाउट डिमांड एंड रिकवरीज। अगर असेसिंग जो ऑफिसर है उसको लगता है कि आपने टैक्स नहीं दिया,
टैक्स कम दिया, रिफंड ज़्यादा मांग लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा ले ली और आपके ऊपर टैक्स ड्यू होता है, तो उस केस में आपके ऊपर वो इनिशिएट कर सकता है सेक्शन 51। जी हाँ, डिमांड एंड रिकवरीज। अच्छा, वापस आते हैं भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत छोटा टॉपिक था। दिस टॉपिक इज ओवर नाउ, बहुत ही सो सिंपल। अब हमको क्या स्टार्ट करना है सर? अब हमें स्पेशल ऑडिट स्टार्ट करना है। तो अब हम बात करेंगे स्पेशल ऑडिट की। सर स्पेशल ऑडिट क्या होता है? ऑडिट तो आपने बता दिया। ना 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 ना, ये ऑडिट तो वो ऑडिट थी जो टैक्स अथॉरिटी करती है, और ये वो ऑडिट है, ये वो ऑडिट है जो सीए या सीएम में करता है। ओके सर, यानी कि यहाँ सीए और सीएम में की वैल्यू आ गई। लेकिन ध्यान देंगे सर, क्या देंगे? ध्यान देंगे, ध्यान इस बात का देंगे कि ये ऑडिट तभी हो सकती है जब प्रोसीडिंग्स चल रही हों। ओके, यानी डिपार्टमेंट में एसएससी की प्रोसीडिंग्स चल रही हों और असेसिंग ऑफिसर जो प्रॉपर ऑफिसर हो उसको बहुत कठिनाई महसूस हो रही हो कि भाई इसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं, और जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है और टेक्निकल है, एंड देयर इज़ अ नीड टू टेक द सर्विसेज ऑफ सीए और सीएम में मीन्स द नीड ऑफ अ सर्विसेज ऑफ एन एक्सपर्ट। देन इन दैट केस they can give the directions to get the audit of books of accounts from a chartered accountant or cost accountant which is nominated over there. Okay, if at any stage of scrutiny यानी proceeding चल रही हैं, inquiry यानी proceedings चल रही हैं, investigation यानी proceedings चल रही हैं, और any other proceedings before him यानी कोई और proceedings चल रही हैं, any officer not below the rank of डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर। कौन सा कमिश्नर? डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर। ये वाली ऑडिट कमिश्नर, ये वाली ऑडिट डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, थोड़े से नीचे रैंक वाले। हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी और ऑफ द केस एंड द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। बट ऑब्वियस है कि अगर हम ऑडिट नहीं करवाएंगे तो हो सकता है कि हमारे रेवेन्यू का लॉस हो, ऐसी सोच आ जाए उस ऑफिसर की। अच्छा, तो अगर कोई ऑफिसर जो डिप्टी कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर है उसको किसी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या स्क्रूटनी के केस फाइनल करते समय लगता है कि हमें पर्टिकुलर किसी एसएससी के बिजनेस ट्रांजैक्शन या बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करवानी है, then they can give a directions, means they can pass an order to get an audit from a chartered accountant or cost accountant having regard to the nature and complexities of the case and the interest of the revenue। अगर ये ऑडिट नहीं हुई तो उससे सरकार को घाटा होने की उम्मीद है। द वैल्यू, अब जाहिर सी बात है किस बारे में घाटा होगा? जहाँ पर हम वैल्यू डिटरमाइन ना कर पाएँ, जहाँ पर हम वैल्यू डिटरमाइन न कर पाएँ और क्रेडिट जो अवेल की है दैट इज नॉट इन विद इन द नॉर्मल लिमिट्स, ही में विद द प्रायर अप्रूवल, यानी असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की परमिशन लेने के बाद ऐसा डायरेक्ट अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट वर्ड है, डायरेक्ट, ऑर्डर नहीं, डायरेक्ट सच टैक्सेबल पर्सन बाय नोटिस इन राइटिंग, नोटिस देगा एसएससी को यानी टैक्सेबल पर्सन को टू गेट इट्स अकाउंट्स और रिकॉर्ड एग्जामिन्ड एंड ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट एज में बी नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर, जिसको कमिश्नर ने नॉमिनेटेड किया हो। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट जिसको नॉमिनेट किया हो, यानी आप किसी के यहाँ भी जा करके ऑडिट नहीं करवा सकते। यू एसएससी, you taxable person are not freely allowed to go any chartered accountant and get your books of account audited. Might be you have get it already, means you have get your books of account audited already from any other chartered accountant or cost accountant, but that that plea will not work out over here. Again, if any direction has been given
to you to get your books of account or document audited by a chartered accountant or cost accountant. Your books have already got audited, but again you are needed to get your books of account audited by a chartered accountant or cost accountant as may be nominated by commissioner. ओके, क्लियर है। और हाँ, ये भी ध्यान रखेंगे, जब से वो ऑडिट स्टार्ट होगी, जब से हमको कहा गया उस नोटिस के बाद 90 दिनों के अंदर, विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज, यानी जिस दिन से ऐसा सीए या सीएम में नॉमिनेट होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट नॉमिनेट होगा, उस डेट से 90 दिनों के अंदर, 90 डेज के अंदर उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब ये लीजिए, हमने अपनी ऑडिट पूरी कर ली। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से टैक्सेबल पर्सन अगर अब किन्हीं कारणों से टैक्सेबल पर्सन, ये जो मैं पिच थोड़ा पॉज करता हूँ, स्पीड में बोलता हूँ, हाई वॉल्यूम करता हूँ, इसका मतलब दिस इज योर कीवर्ड। अगर कोई टैक्सेबल पर्सन कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट रिटर्न में देता है कि भाई पॉसिबल नहीं हो पाया है ऑडिट कंप्लीट, तो उसको 90 दिनों की और एक्सटेंडेड परमिशन मिल सकती है। यहाँ पर 3 महीने थे पहले, 6 महीने एक्सटेंड की गई, और यहाँ पर 90 दिन की है। 3 महीना नहीं है, कितना है? 90 डेज। 3 महीना नहीं है, कितना है? 90 डेज, मोर और लेस 1 to 2 days आर ओके। तो 90 days एंड फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड इज अगेन 90 days। तो यहाँ 3 months एंड 6 months, 90 days एंड 90 days। इज इट क्लियर जी? तो एक्सटेंड द पीरियड बाय अनदर 90 days। The provision shall have effect notwithstanding that the accounts of the taxable person have been audited under any other provision of this act or any other law for the time being in force। अगर टैक्सेबल पर्सन कहता है कि नहीं माई बाप, आप हमें जो डायरेक्शन दे रहे हैं ना ऑडिट करवाने का, हमारी ना बुक्स ऑफ अकाउंट ऑलरेडी ऑडिटेड है, आपका ये प्ली काम करने वाला नहीं है, वही लिखा है जी सर। The taxable person shall be given an opportunity of being heard in respect of any material gathered on the basis of special audit। और इस ऑडिट से कोई भी अगर फाइंडिंग पाई जाती है जिससे कि एसएससी यानी कि टैक्सेबल पर्सन की लायबिलिटी बढ़ती है, तो उस केस में उसको हम सुनने का मौका बिल्कुल देंगे, बिना उसको सुने उसके ऊपर डिमांड एंड रिकवरीज नहीं लगा सकते जी। और इस ऑडिट से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे incidental thereto and the fees of the chartered accountant or cost accountant shall be determined by commissioner। उसकी फीस कौन डिटरमाइन करेगा? कमिश्नर। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि पेमेंट कौन करेगा? सर वो टैक्सेबल पर्सन ठेंगा। वो टैक्सेबल पर्सन नहीं पे करेगा, बल्कि उसका डिटर्मिनेशन और पेमेंट दोनों कमिश्नर करेगा। ओके, यानी ये टैक्स डिपार्टमेंट अपनी जेब से खर्च करके हमारी ऑडिट करवाएगा। सीए भी तो उसी ने अपॉइंट किया। सीए अगर वो अपॉइंट कर रहा है तो पेमेंट मैं क्यों दूं? सीए अगर वो अपॉइंट, जो भाई मैंने अपने यहाँ किसी ऑफिस बॉय को रखा ना, आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ आई विल बी रेस्पॉन्सिबल टू पे ऑफ द रिमनरेशन टू हिम ना, even though he is working in mine office or any other's office। In the same way over here, if any commissioner appoints any chartered accountant or cost accountant to do the audit of a particular person, then the chartered accountant and cost accountant will get their remuneration from that person who appoints them। Is it clear? जी sir। Where the special audit conducted under section this one result in detection of tax not paid, short paid, excess input tax credit availed or refund erroneously excess refund availed, then in that case the officer can initiate or charge section 51, जिसमें डिमांड और रिकवरीज आएंगी। बहुत सर क्या था? बस एक ही चीज़ याद रखनी है, 3 महीना, 6 महीना, 90 दिन, 90 दिन। यहाँ पर टैक्स ऑथोरिटीज़, वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ भी फाइंडिंग की जाएंगी तो उसको दिया जाएगा टैक्सेबल पर्सन को लिखित में कि आपके ऊपर किस तरह की फाइंडिंग्स आई हैं और उससे आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ती है या नहीं। और जो बढ़ती है आपको सुनने का मौका देने के बाद आपके ऊपर सेक्शन 51 चार्ज किया जा सकता है। इन द सेम वे कमिश्नर नॉमिनेट करेगा और एसी और डीसी के रिक्वेस्ट पर
AC और DC किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी कॉस्ट अकाउंटेंट को रेफर डायरेक्ट कर सकते हैं कि जाओ, SSC को डायरेक्ट कर सकते हैं जाओ इस CA या CMA से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करवा लाओ। लेकिन ऐसा वो तभी कर सकते हैं अगर उनको कमिश्नर ने परमिशन दी है। अच्छा, यानी परमिशन लेने के बाद वो इस काम को कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब इंक्वायरी चल रही हो, इंस्पेक्शंस चल रहे हो, इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, स्क्रूटनी का केस चल रहा है, यानी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू हो। इज इट क्लियर? तो ये दो तरह की ऑडिट्स हैं जिनको आपको ध्यान में देना है, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज़ एंड स्पेशल ऑडिट। Audit by tax authorities are covered under section 49 and special audit is covered under section 50। इसके बाद जो सेक्शन स्टार्ट होगा 51, ये दान दक्षिणा है। सेक्शन 51 जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं 51 रुपए का, इसी तरह हमको यहाँ पर भी डिमांड और रिकवरीज यानी वसूली का काम स्टार्ट होगा। किस सेक्शन से? सर सेक्शन 51 से। तो अब याद करने में बहुत आसान होगा, हमको अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक्शन 51 स्टेट्स व्हाट? दैट स्टेट डिमांड एंड रिकवरीज, एंड वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।